क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई मशीन इस प्रकार से काम करती है कि वो एक आदर्श मशीन हो, उसमें किसी भी तरह का लॉसेस पॉसिबल ही ना हो? क्या ऐसा है? अगर आप ऐसी कल्पना कर पाते हैं तो ये कल्पना मात्र ही है, ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, अगर कोई मशीन हम लोगों ने ह्यूमन ने अगर बनाई है, मानव जाति ने अगर बनाई है, तो उसमें लॉसेस होती ही हैं। आज बात करते हैं बेटा हम लोग ट्रांसफार्मर की। किसकी बात करते हैं? ट्रांसफार्मर की। क्या किसकी बात? ट्रांसफार्मर की। तो बेटा ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जिसमें लॉसेस कम से कम रहते हैं। लॉसेस कम से कम रहते हैं। एक बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लॉसेस कम से कम रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी एफिशिएंसी, इसकी दक्षता 96 से 100% तक, 99% तक रह सकती है। फिर भी इसे हम 100 नहीं कह सकते। इसे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को 100% नहीं कह सकते। अगर 100 कह देंगे तो 100 कहने का मतलब ये है कि ये बन जाएगा IDEAL, आइडियल ट्रांसफार्मर। क्या बन जाएगा? आइडियल ट्रांसफार्मर। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नहीं? आपको लगता है कि कोई ट्रांसफार्मर हमारा आइडियली वर्क कर सकता है? अगर आपको ऐसा लग रहा है, अब भी आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको गलत लग रहा है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आज बात कर लेते हैं बच्चों लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में भी अगर लॉसेस होते तो कम हैं, लेकिन ये लॉसेस हैं तो किस प्रकार हैं और कौन कौन से लॉसेस हैं जिनको हम लोग ऐसी वरीयता देते हैं, और कुछ लॉसेस ऐसे हैं जिन्हें हम कोई वरीयता नहीं देते, किसी भी प्रकार की कोई तवज्जो नहीं देते। वो लॉसेस होती तो हैं पर उन्हें काउंट नहीं करते, उन्हें नेगलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है बेटा। तो आज बात कर ही लेते हैं लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस। पहला नंबर एक पे है आयरन या कोर लॉस। आयरन या कोर लॉस फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे देख पा रहे हैं कॉपर लॉस। क्या? कॉपर लॉस या ओहमिक लॉस। ये प्रकार का ऐसा लॉस है जो वाटफुल कंपोनेंट में लॉस कराता है। वाटफुल लॉसेस कहा जाता है इसको, ठीक है। जबकि आयरन या कोर लॉस को वाट लेस कहा जाता है, ठीक है। ओके, इसके बाद बेटा बात करते हैं एक ऐसे लॉसेस की जिसकी बात तो नहीं की जाती, लेकिन प्रायः वो होता है। वो इतना सूक्ष्म होता है, वो इतना कम होता है कि उसे नेगलेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉपर और आयरन की तुलना में नाम मात्र का होता है, जिसे नेगलेक्ट कर दिया जाता है। और चौथे नंबर पे हमने रखा है डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को। आप देख पा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक लॉसेस को। जानकारी आपको होनी चाहिए कि किसी प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल है तो एक डाइलेक्ट्रिक लॉस कराता ही है, ठीक है। तो इसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस किस प्रकार होता है, इसमें ऐसा कौन सा मटेरियल है जो इंसुलेटिंग है, बात की जाएगी, ठीक है। तो बेटा पहले नंबर पे जो दिया गया है आयरन लॉस, हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस आयरन लॉस में इसके दो पार्ट होते हैं, आयरन लॉस या मैग्नेटिक लॉस, जिसे कोर लॉस भी कहते हैं, ठीक है। आयरन लॉस, मैग्नेटिक लॉस या जिसे कोर लॉस भी कहते हैं। तो इस पार्ट की अभी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। इस पार्ट की बात करने वाले हैं। ओके, क्लियर? चलो आ जाते हैं। तो बेटा उसकी बात करने से पहले आपकी स्क्रीन पर एक सेल टाइप का एक ट्रांसफार्मर, ये कोड लपेटी गई है, उसको आप देख पा रहे हैं। बेटा अगर आप इसे देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करेंगे इसकी मैग्नेटिक कोर यानी कि कोर लॉस की, यहाँ पे ये बेटा हमारी क्या है? कोर है। क्या है? ये कोर है। और बेटा अगर कोई कोर है तो वो भी किसी प्रकार का लॉस करा सकती है। कैसे बताते हैं, जानिएगा। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर किसी प्रकार की हम लोग जब भी इसमें सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई, तो वो करती क्या है, वो किसी भी प्रकार से कंडक्टर को काटती है। और वो काटती ऐसे है क्योंकि जो हम लोगों ने इसमें सप्लाई दी थी वो होती है अल्टरनेटिंग टाइप की। अल्टरनेटिंग वोल्टेज देने से उसमें मिलता है अल्टरनेटिंग करंट, उसमें अल्टरनेटिंग करंट, और उस अल्टरनेटिंग से बनता है अल्टरनेटिंग टाइप का फ्लक्स। और ये फ्लक्स अल्टरनेटिंग होने की वजह से ये कोर को और कॉइल को प्रतिच्छेदित करता हुआ जाता है। आप लोगों ने बार बार सुना होगा कि ये कॉइल को प्रतिच्छेदित करता है, मतलब कोर को, कॉइल को बार बार काटता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये साथ में कोर को भी तो काटता होगा? अगर नहीं पता है तो इसको भी जान लीजिए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब ये कोर को काटेगा तो उसमें भी एक प्रकार का EMF इंड्यूस्ड होगा, और EMF अगर बनेगा तो उसमें भी एक प्रकार की करंट फ्लो होने लगेगी। लेकिन ये जो करंट जो कोर में फ्लो हो जाएगी, ये किसी प्रकार का हमें कोई फ़ायदा नहीं देने वाली, और ये इस तरह से सर्कुलेट होने लगती है, जिसकी वजह से इसे प्रत्येक स्ट्रिप्स को इंसुलेट किया जाता है, जिससे इसकी मात्रा कम से कम रहे और ये शॉर्ट सर्किट ना होके। और इसके अलावा इंसुलेटिंग करने के अलावा जिससे एडी करंट को
बचाया जा सके, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसके ऊपर हम लोग लेमिनेशन कर देते हैं। 0.35 से 0.50 mm की लेमिनेशन एक लेयर चढ़ा दी जाती है, ठीक है। इस लेयर से एडी करंट लॉसेस को बचाया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक स्ट्रिप्स जो इसकी रहती हैं कोर की, वो अलग अलग सेपरेट इंसुलेट रहती हैं, ठीक है। तो इसका पाथ बहुत आसानी से पूरा नहीं हो पाता है, जिससे ये रह तो पाती हैं लेकिन इतनी कम मात्रा में रह पाती हैं कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत अच्छे से अच्छी की जा सकती है, ठीक है। तो ये बात हो गई एडी करंट लॉस की। इसके बाद अगर बात करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस की, तो बेटा इसी भी प्रकार की अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है जिससे हमें कोर बनाई गई है, तो इस कोर में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम लोग बार बार इसे मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा आपने इसमें प्रोवाइड किया था क्या, एसी सप्लाई, क्या दिया था, एसी सप्लाई। और जब आप इसे एसी सप्लाई देंगे तो ये क्या करेगा, एक सिरे में बार बार प्लस बनाएगा, दूसरे में माइनस, फिर यहाँ माइनस बनाएगा और यहाँ पे प्लस बनाएगा। बेटा जब ये बार बार ऐसा करेगा तो एक बार ये मैग्नेटाइज होगा, एक बार ये डीमैग्नेटाइज होगा। तो इसी के नाते ये जो कोर है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स का जो सपोर्ट दे रहा था, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा फ्लो कर पा रहा था, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जिसकी सहायता से चल पा रही थी आसानी से, उसमें क्या मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग की घटना एक साथ होने लगेंगी, जिसकी वजह से मैग्नेट बनने और बिगड़ने में काफ़ी सारा लॉस होने लगता है, ठीक है। इस लॉस को हिस्टैरिसीस नाम दे दिया जाता है। हिस्टैरिसीस में आपने हिस्टैरिसीस कर्व की भी जानकारी की होगी, इससे पहले आपको हिस्टैरिसीस कर्व के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसमें एक सिंबल में हम लोग मैग्नेटाइज करते थे और एक बार एक पॉइंट पर आकर, सेचुरेशन पॉइंट पर आकर वैल्यू कुछ भी किसी तरह से वैल्यू जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक नियत हो जाती थी। मतलब क्या करते थे, उसमें हम बार बार फ्लक्स का मान तो बढ़ाते जाते थे, लेकिन उसमें क्या होता था, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एकदम फिक्स हो जाती थी, ठीक है। तो उसके बाद उसे कम करके देखा जाता था, डीमैग्नेटाइज किया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से वो वापस जीरो से चली थी, लेकिन वापस जीरो पर नहीं आ पाती। तो उसके नाते हम लोगों को जानकारी है कि उसमें रिमानेंस के नाते कुछ वैल्यू बच जाती है, ठीक है। उस अब खैर उस वैल्यू की चर्चा हम किसी दूसरे वीडियो में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ज़रूरी है लॉसेस की बात। तो लॉसेस में हिस्टैरिसीस लॉस इस तरह से क्रिएट हो जाता है, ये हमारा हिस्टैरिसीस कर्व बन जाता है। कैसा, वो हिस्टैरिसीस कर्व ऐसा कुछ रहता था, ठीक है। लेकिन अभी हम उसकी चर्चा नहीं करने वाले, वो किसी दूसरे वीडियो में की जाएगी। लेकिन बेटा अभी हमें चर्चा करनी है हिस्टैरिसीस लॉस की। तो इसी प्रकार से जब उसे मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज किया जाएगा तो एक प्रकार का लॉस क्रिएट हो जाता है, और ये लॉस हिस्टैरिसीस होता है। कौन सा, हिस्टैरिसीस लॉस हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो बेटा फिर से आते हैं वापस। आयरन लॉस की बात हो गई, इसमें से हम लोगों ने बात कर ली हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस की। अब बात कर लेते हैं कॉपर या ओहमिक लॉस की। तो बेटा ये एक प्रकार का ऐसा लॉस है, कॉपर लॉस की बात कर लेते हैं। ये एक प्रकार का ऐसा लॉस है जो वॉटफुल है, ठीक है, वॉटफुल है। और वॉटफुल है, और ये जो लॉस देता है वो आई स्क्वायर आर के टर्म में देता है। कैसे देता है, आई स्क्वायर आर के टर्म में। किसी भी प्रकार का जो कॉपर लॉस या ओहमिक लॉस होता है वो आई स्क्वायर आर के टर्म में रहता है। लेकिन आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, क्या इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो लॉस है वो बेटा हमारा प्राइमरी बाइंडिंग में भी हुआ है, और वही लॉस हमारा सेकेंडरी बाइंडिंग में हुआ है। तो प्राइमरी बाइंडिंग में भी हुआ है, तो उसके नाते आई स्क्वायर I1 स्क्वायर R1 और सेकेंडरी के नाते I2 स्क्वायर R2। तो इस प्रकार से दो कॉपर लॉस क्रिएट हो जाते हैं, एक प्राइमरी का और एक सेकेंडरी का। इन दोनों का ऐड करने पे हमें टोटल कॉपर लॉस मिल जाता है, तो इस प्रकार से प्रक्रिया पूरी होती है कॉपर लॉस की। और ये कॉपर लॉस उस प्रकार से हो जाता है जब बाइंडिंग में से धारा यानी कि विद्युत करंट होकर गुजरती है, वो रेजिस्टेंस के विरोध की वजह से एक प्रकार की गर्माहट, हीट या टेम्परेचर राइज की घटना को बना देती है, ठीक है। इसकी वजह से कॉपर लॉस सुनिश्चित हो जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं दोबारा से स्टील लॉस की। तो बेटा ये हमारा एक प्रकार का ऐसा लॉस है, स्टील लॉस की बात कर लेते हैं। तो ये एक हमारा ऐसा लॉस है जो आयरन लॉस और कॉपर लॉस की तुलना में नाम मात्र का ही रहता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि ये होता तो है। तो बेटा जो ये हमारा स्टील लॉस है, तो ये उत्पन्न हो जाता है किसी भी प्रकार की जब मैग्नेटिक फील्ड जब उसमें लीक करने लगती है, जब किसी प्रकार का मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज की घटना आती है, तो स्टील लॉस की घटना
उत्पन्न हो जाती है तो उसमें स्टिल लॉस रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी सूक्ष्म होती है इन कंपैरिजन टू कॉपर एंड आयरन। इसकी तुलना में ये इतना कम रहता है कि इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए प्राथमिकता पहले और दूसरे नंबर के लॉसेस को ही दी जाती है। बात इसके बाद कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो ये मुद्दा है डाइलेक्ट्रिक लॉसेस का। तो ये डाइलेक्ट्रिक लॉसेस कहाँ से आ जाता है, क्योंकि ये तो इंसुलेटिंग मटेरियल में रहता है और ट्रांसफार्मर में ऐसा हमने क्या यूज़ कर दिया है जिसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस होने लगा। तो बेटा हम बात करेंगे ऑयल की। किसकी बात करेंगे? ऑयल की। और ये ऑयल कौन सा है? तो ये ऑयल बेटा ट्रांसफार्मर ऑयल है। कौन सा ऑयल है? ट्रांसफार्मर ऑयल है। ये एक ऐसा ऑयल है जो ट्रांसफार्मर में टैंक में उनकी कॉइल्स को हीट से बचाने के लिए, यानी कि कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए और इंसुलेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये इंसुलेटिंग टाइप का ऑयल होता है। अगर किसी प्रकार का इंसुलेटिंग प्रकार का ऑयल है तो उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल के नाते, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होने के नाते एक प्रकार का डाइलेक्ट्रिक लॉस क्रिएट हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक लॉस क्रिएट होता है, ठीक है। ये किसी दूसरे वीडियो में चर्चा की जाएगी कि डाइलेक्ट्रिक लॉस किस प्रकार से उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बेटा आज हम लोगों ने बात कर ली पहले नंबर पर आयरन लॉस की, सेकंड नंबर पर कॉपर लॉस की, थर्ड नंबर पर स्टील लॉस की और फोर्थ नंबर पर डाइलेक्ट्रिक लॉस की। लेकिन इससे पहले जाते जाते बात कर लेते हैं लास्ट में जो फर्स्ट पॉइंट था और फर्स्ट का सेकंड पॉइंट था, मतलब इसके आयरन के दो पार्ट थे, हिस्टेरिसिस और एडी। तो हिस्टेरिसिस की एक इक्वेशन रहती है जिसकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए। तो पहला है एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस के लिए जो इक्वेशन रहती है वो होती है PE इज इक्वल टू KE PM स्क्वायर T स्क्वायर F स्क्वायर V। तो PE बेटा क्या है? लॉस ऑफ एडी करंट। KE क्या है? ये एक कांस्टेंट है, एडी करंट कांस्टेंट, ठीक है। DM क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है वेबर पर मीटर स्क्वायर में। T क्या है? इसकी थिकनेस है। F क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोर है, ठीक है। तो इस प्रकार से एडी करंट लॉसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए हिस्टेरिसिस लॉस की, तो बेटा ये एक ऐसा लॉस है जिसको बताया जाता है मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग के नाते उत्पन्न हो जाता है। K नीटा क्या है? ये एक कांस्टेंट है। B मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, इसकी पावर 1.6 है, ये वैल्यू डेरिवेशन से आती है। F क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और V क्या है? वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोर है, ठीक है। तो इस प्रकार से एडी करंट और हिस्टेरिसिस के दोनों इक्वेशन ही आपने देख ली। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक आप इंतज़ार करिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। 1 से 2 बार जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि लॉसेस किस प्रकार से फाइंड आउट की जा सकती हैं इन ट्रांसफार्मर। ओके।